नमस्कार, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे टर्म्स लेके आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ऐसा ही आज एक विषय है डीएनए बार कोडिंग। क्या है डीएनए बार कोडिंग? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब भी आप सब मार्केट जाते होंगे, देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के पीछे या तो नीचे ब्लैक वाइट कलर में लाइनिंग रहती है जिसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, कुछ कोड लिखे रहते हैं। तो क्या होता है, जब उस कोड को डिटेक्ट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। ऐसे ही जब हमारे फिंगरप्रिंट्स, हाँ, आपको भी पता है कि हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, किसी का किसी से भी मैच नहीं खाता। इसी तरह हमारे लाइफ में है डीएनए बार कोडिंग। ये बार कोड अपने अंदर बहुत सारे डाटा को क्या किए रहते हैं, इन्वॉल्व किए रहते हैं, और ये डाटा हर एनिमल्स में अलग अलग होता है। इसके लिए हर एनिमल्स में अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनमें जो डाटा रहता है वो बारकोड से ही डिटेक्ट किया जाता है। तो ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए बारकोड के बारे में। तो अब इस वीडियो में हमें आज क्या क्या पढ़ना है, पहले उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमें अब इसमें पढ़ना है कि स्टेट व्हाट डीएनए एंड वेयर इट कैन बी फाउंड। डीएनए क्या है और डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए, अगर हम डीएनए बारकोड पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, ठीक है। उसके बाद डीएनए की डिस्कवरी पढ़ेंगे, उसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है डीएनए बार कोडिंग में। फिर हम डीएनए बार कोड के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इसका कैसे स्टडी इसका करते हैं डीएनए बार कोड का, और साथ ही इसके इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है। तो आप भी जानते हो कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस रहा, इसमें जेनेटिक रूप में डीएनए पाया जाता है। अब ये तो रहा डीएनए के बारे में। डीएनए का काम क्या है? ये जेनेटिक चीजें, मतलब कि आनुवांशिक चीजें जो आपके पूर्वजों के पास था उसको स्थानांतरित करने का काम करता है। साथ ही आपके पूरे बॉडी का, आपके पास्ट का पूरा इंफॉर्मेशन अपने अंदर क्या किए रहता है, समाहित किए रहता है। अब अगर हम डीएनए के खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो देखिए, डीएनए की खोज सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक माइखर ने की थी, ठीक है। उन्होंने लेकिन इसको क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉटसन एंड क्रिक, ठीक। ये क्या करते हैं कि ये डीएनए के 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि मीन्स जो डीएनए है उसके पास 2 स्ट्रैंड होता है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अब इन्होंने डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को खोजा था, तो वो किसके थ्रू खोजा था, तो वो खोजा था क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक क्या है? देखिए, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी सबस्टेंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमें कैसे पता चलता है, तो पता चलता है क्रिस्टलोग्राफी से। इसी के द्वारा इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है या कैसा होता है। तो आप देख रहे हो ना, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड सीढ़ी की तरह एक दूसरे से क्या हुए हैं, फोल्ड हो गए। मान लो आप ये सीढ़ी ले लो, सीढ़ी लकड़ी की देखी है आपने ना, अगर इसको ट्विस्ट कर दो तो वो कैसा दिखेगा, डीएनए लाइक दिखेगा बिल्कुल। अब डीएनए के इस ऊपर के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये किस किस का बना होता है, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना होता है फॉस्फेट का और शुगर का, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक। और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर ये दिख रही है आपको, लाइनें दिख रही हैं, ये बनी होती हैं आपकी किससे, तो ये बनी होती हैं आपकी नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेस भी कितने टाइप की होती हैं,
तो 4 टाइप की होती हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। आप देख रहे हो ना, ये फॉस्फेट है, ये आपका शुगर है और ये नाइट्रोजिनस बेस है। ये तीनों आपस में इसी तरह जुड़े रहते हैं। ये शुगर एक दूसरे के ऊपर लग लग के ये डबल स्ट्रैंड बनाता है और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से बॉन्ड द्वारा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ के दूसरे स्ट्रैंड को क्या करता है, साधे रहता है। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, यहां पे पूछा है ना न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो देखिए ये न्यूक्लियोटाइड जब ऐसी एक संरचना बन जाती है, मीन्स कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस आपस में जुड़ के ये पूरी संरचना बनाते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही 13 और 13 से अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, तो डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से बनता है। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या है, तो नाइट्रोजिनस बेस में 4 चीजें पाई जाती हैं। देखिए आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजिनस बेस है ये अंदर, जिसको मैंने ओपन करके आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, इसमें एडेनिन है जो कि थाइमीन से डबल बॉन्ड द्वारा, और साइटोसिन है जो कि गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं। ओके, ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड को आप देख रहे हो आपस में जोड़ के रखे हैं, अलग नहीं होने देते। ये है पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर। अब यहां पर डीएनए बार कोडिंग कैसे काम करता है, अगर इसकी बात की जाए तो डीएनए बार कोडिंग, आप ये देखो, ये देख रहे हो ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो आपस में इसी तरह जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जुड़ के वैसा ही, जैसा अभी पीछे दिखाया आपको, वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, जब उस स्ट्रक्चर को आप बहुत डीप में जाओगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये रहा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है किससे, शुगर से, और शुगर यहाँ पे फिर से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस से। ठीक, अब हम देखेंगे कि डीएनए बारकोड का यहाँ पे क्या रोल है, डीएनए कैसे हम इस स्ट्रक्चर से डीएनए बारकोड को समझेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को, आप देख रहे हो डीएनए के छोटे से सेगमेंट को जब आप लोगे तो वहां पे ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पे नाइट्रोजिनस बेस क्या है, अलग अलग है, और इस छोटे से पार्ट को कहते हैं जीन। ठीक है, इस पार्ट को जीन कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें से कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, डोमिनेट स्टेज में होते हैं, जो कि उभर के सामने आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं। अच्छा, डीएनए के क्या हर सेगमेंट में जो है इंफॉर्मेशन होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते। डीएनए के जिस सेगमेंट में इंफॉर्मेशन होता है उस सेगमेंट को जीन कहते हैं। ठीक है, जब हम डीएनए को खोलते हैं तो उसके एक जीन को लेते हैं, उसका डिटेक्शन करते हैं, उसको रीड करते हैं। ऐसे ही एक जीन है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, COI, ये एक जीन है। ठीक है, जिसका यूज होता है एनिमल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पास जीन का 5 साइट होता है, मीन्स कि उसके 5 साइट होते हैं, और जिसमें कि 650 क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है। और इसकी एक और विशेषता क्या है कि ये जो है तीव्रता से वृद्धि करता है। इसकी तीव्रता से वृद्धि करने के कारण इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो जीवों की पहचान करने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ऐसे ही एक रोग है जिसको कहते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस, इस रोग का पता लगाने के लिए COI का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या, जिससे कि ये पता लगाया गया कि जो रिवर ब्लाइंडनेस है वो जिस परजीवी के कारण होता है उसका वाहक कौन है। तो क्या पता चला कि उसका वाहक है आपका ब्लैक फ्लाई। ठीक है, ब्लैक फ्लाई किसका वाहक है, तो उस परजीवी का वाहक है जो फैलाता है आपका रिवर ब्लाइंडनेस। अब COI है क्या, तो अगर इसको देखा जाए तो ये
माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेज सब यूनिट है। क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेज सब यूनिट है। ठीक है, तो ये रही आपकी जीन के बारे में जानकारी, COI के बारे में। अब बार कोडिंग में इसका क्या यूज है या बार कोड क्या है? तो देखिए, जब इसी थ्रेड को, इसी संरचना को हम देखते हैं और रीड करते हैं, अगर DNA बार कोडिंग के पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो वो स्टार्ट होती है DNA के एक सेगमेंट से। किसी भी जीव का एक सेगमेंट लिया जाता है DNA का, फिर उसको COI के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसको रीड किया जाता है कि इसमें क्या क्या कोडेड या क्या क्या इंफॉर्मेशन बिल्डअप है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम पता लगाते हैं कि ये जीव के अंदर क्या आनुवांशिक पदार्थ है, इसके पूर्वज कौन थे, इसके अंदर क्या जेनेटिक बीमारियां हैं या इसके अंदर क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी उस कोडिंग द्वारा हमें पता चल जाती है। तो ये है पूरा का पूरा DNA बार कोडिंग। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अगर DNA बार कोड का यूज की बात किया जाए तो इसका यूज हम करते हैं आनुवांशिकता में, आनुवांशिक चीजों के जानकारी में। ठीक है, ट्रीटमेंट में करते हैं। साथ ही ये अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। प्लांट्स के ब्रीड को सुधारने के लिए किया जाता है। अगर कोई प्लांट खराब है तो उसकी ब्रीड को क्या किया जाता है? DNA बारकोड द्वारा डिटेक्ट करके उसमें कौन सा चेंज करके आप किस DNA में के सेगमेंट में आप चेंज करोगे तो जिससे कि प्लांट की जो नई जनरेशन है वो क्या सुधर जाएगी या अच्छे ब्रीड की होगी। तो ये सब प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? तो DNA बार कोडिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा। अब यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया है DNA बार कोडिंग से, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA बार कोडिंग किसका उपादान हो सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। तो बताइए DNA बारकोड का यूज किसके लिए किया जाता है? यहाँ आयु की बात किया है, तो आपको भी पता है कि आयु का पता किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग से। ठीक है, कार्बन डेटिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो किसी भी पादप प्राणी के आयु का पता लगाने के लिए। तो इसका मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को कट करते हो तो आपके पास बचे दो ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है कि प्रजातियों के बीच भिन्नता के लिए और खाद्य पदार्थों में अवांछित और पादप सामग्रियों को पहचानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो DNA बार कोडिंग का यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये रहा पूरा का पूरा DNA बारकोड। DNA जिसमें कि आपको कई सारी चीजें समझ में आई कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, या फिर DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपको सीढ़ी जैसी संरचना दिखाई देती है, उसके अंदर क्या होता है। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें जो भी जानकारी आपको मिली कि कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं या फिर कितने मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो DNA का सेगमेंट बनता है। ऐसे ही इतनी बड़ी संरचना हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? समाहित होती है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रखे रहती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ऐसे ही और भी टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आएंगे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।